हेलो, वेलकम गाइस। तो वेलकम बैक टू MRDL करियर क्लासेस। दोस्तों, हमको एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत होती है और कभी कभी हमको 3 से 4 महीने एक अच्छी इंग्लिश बोलने में लग जाते हैं। एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीखने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर हमको 45 डेज में अगर हमको थोड़े से ही समय में इंग्लिश बोलना सीखना है तो हम इस 45 डेज के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस 45 डेज बैच का आज डे नंबर 8 है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ इंग्लिश स्पोकन का इम्पोर्टेंट टॉपिक। इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज रखने वाला देयर। आज मैं इसमें देयर के प्रयोग की बात करने वाला, जिसका इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यू कैन डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरी बैक वीडियो नहीं देखी है, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, वो मेरी प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई एम मृदुल यादव, आई एम योर इंग्लिश टीचर। आई वेलकम यू इन टूडे लाइव सेशन। तो आज मैं बात करता हूँ इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला टॉपिक देयर की बात करता हूँ यहाँ पर, कि देयर के क्या क्या यूज होते हैं। देयर के बहुत मल्टीपल यूज होते हैं। देयर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ देयर। देयर के बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। देयर को हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, तो आज मैं आगे 1 घंटे की इस क्लास में देयर के सारे रूल्स को पढ़ेंगे। देयर से संबंधित कोई भी डाउट किसी बच्चे का नहीं बचे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी नोटबुक और पेन लेकर के कंसिस्टेंसी के साथ बैठ जाइए। तो मैं बात करता हूं देयर के बारे में। मैं बात करता हूं देयर के बारे में। तो देयर आर 2 यूजेस ऑफ देयर। वी नो देयर आर 2 यूजेस ऑफ देयर। देयर के 2 प्रयोग होते हैं। देयर के 2 प्रयोग होते हैं। एक प्रयोग तो टू टेल द प्लेस, स्थान बताने के लिए या जगह बताने के लिए। स्थान बताने के लिए या जगह बताने के लिए देयर के 2 प्रयोग होते हैं। एक होता है टू टेल द प्लेसेस, स्थान बताने के लिए, जगह बताने के लिए। बात करूं तो वहां, हमने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार बोला होगा, वहां जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, वहां बैठो, वहां खेलो। हम लोग अक्सर लोगों को सुनते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट में लोगों को ऐसे बोलते हुए सुनते हैं और बोलने की कोशिश भी करते हैं। तो आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका भी बोलने का सपना पूरा हुआ, आपका भी उन लोगों की तरह से बोलने का ड्रीम पूरा होगा। तो देर का यूज क्या होता है? एक तो होता है टू टेल द प्लेस, स्थान बताने के लिए। स्थान को बताने के लिए हम भी देर का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी सेंस होता है वहां। जिसका हिंदी सेंस होता है वहां। जैसे मैं देखता हूं, वहां जाओ। मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा वहां जाओ, दूसरा लिखा वहां खेलो, तीसरा लिखा वहां घूमो। 3 सेंटेंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, वहां जाओ, वहां खेलो और वहां घूमो। तो देर का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं कि देर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो देर का प्रयोग बेटा वहां पर करते हैं जहां पर किसी स्थान के बारे में बताया जाए, जहाँ पर किसी स्थान की बात की जाए, वहां पे हम देर का प्रयोग करते हैं। वहां जाओ, वहां खेलो, वहां घूमो। कौन बनाएगा? सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक पर सेंटेंसों को नोट करेंगे, फिर बनाएंगे। तो हम इंग्लिश बोलने के लिए बेसिक सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे। हम
4-5 दिन पहले आगे क्लास में बेसिक सेंटेंसेस को पढ़ भी चुके हैं, स्मॉल सेंटेंसेस को पढ़ भी चुके हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, वहां जाओ, इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्ट होगा, गो देयर, वहां जाओ, गो देयर, वहां जाओ। आगे वहां खेलो, इंपरेटिव सेंटेंसेज है, वर्ब से स्टार्ट होगा, प्ले देयर, प्ले देयर। आगे तीसरा सेंटेंस लगा, वहां घूमो, वॉक देयर। तीनों सेंटेंसेस को मैंने बना के दिखाया, वहां जाओ, गो देयर, वहां खेलो, प्ले देयर, वहां घूमो, वॉक देयर। तो मैंने देयर के प्रयोग की बात की। देयर के दो प्रयोग होते हैं। एक प्रयोग तो मैंने बताया किसी स्थान के बारे में बताने के लिए, जिसमें जहां पर हम हिंदी में वहां सेंस का यूज करते हैं, वहां का यूज करते हैं। किसी स्थान के बारे में बताने के लिए हम भी देयर का प्रयोग करते हैं। दिखने में ये बहुत छोटा सा, दिखने में बहुत छोटा सा शब्द ये इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस रखता है। दिखने में बहुत छोटा शब्द ये इंग्लिश में बहुत इंपोर्टेंस रखता है, इंग्लिश स्पोकन में बहुत इंपोर्टेंस रखता है। If we don't know about the rules of the there, we cannot English properly. We cannot speak English properly. अगर हम देयर का प्रयोग नहीं जानते हैं, अगर हम देयर के प्रयोग के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम एक अच्छे प्रकार से अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तो देयर के प्रयोग की मैंने बात की कि देयर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, टू टेल द प्लेसेस, स्थान के बारे में बताने के लिए, स्थान की बात बताने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स भी दिखाए, वहां जाओ, गो देयर, वहां खेलो, प्ले देयर, वहां घूमो, वॉक देयर। अब सब बच्चे अपनी को नोटबुक में इतनी बात को नोट करें, तब आगे बात करें। हो गया नोट? चलो, तो देयर की मैंने एक प्रयोग की बात की। अब मैं इधर साइड देयर के दूसरे प्रयोग की बात करने वाला हूं कि देयर का प्रयोग और हम कौन सी जगह पर करते हैं। तो देखो देयर का प्रयोग कहां पे करते हैं। टू इंडिकेट एनी ऑब्जेक्ट, टू इंडिकेट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की ओर इशारा करने के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट को बताने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की ओर इशारा करने के लिए भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग कहां पे करते हैं? तो देयर का प्रयोग टू इंडिकेट एनी ऑब्जेक्ट, टू इंडिकेट एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे अब टेंस देखते हैं। तारे हैं, तारे हैं। और एक और सेंटेंस की बात करूं तो पानी है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की ओर इशारा करने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। जो देखिए कैसे बनाते हैं, तारे हैं तो कैसे बनाएंगे, इसका बनाने का रूल अभी लिखेंगे। देयर, तारे बहुत सारे हैं, आर स्टार्स, देयर आर स्टार्स। दूसरा पानी है तो इसको बनाएंगे देयर इज वाटर, देयर इज वाटर। तो मैंने देयर के प्रयोग बताया कि टू इंडिकेट एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के ओर संकेत करने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने एग्जांपल्स भी देके दिखाए, तारे हैं, देयर आर स्टार्स, पानी है, देयर इज वाटर। और मैं बात करूंगा देयर का प्रयोग कहां पे करते हैं, जहां सब्जेक्ट कंफर्म ना हो, जहां सब्जेक्ट कंफर्म ना हो वहां पर भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। जहां पर सब्जेक्ट की कंफर्मेशन न हो, जहां पर सब्जेक्ट निश्चित न हो, जहां पर सब्जेक्ट का कुछ अता पता न हो, एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट मींस एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट, जहां पर सब्जेक्ट की कोई बात न हो,
सब्जेक्ट पता ही नहीं वो क्या है, तो वहां पर भी हम देयर का प्रयोग करते हैं, वहां पर भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। इतनी बात को नोट करो, तब आगे बात करते हैं। हो गया नोट? तो मैंने देयर के प्रयोग बताए कि देयर का एक प्रयोग तो टू टेल द प्लेसेज, स्थान के बारे में बताने के लिए, स्थान को बताने के लिए, स्थान के पता करने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। इसका सेंस वहां से आता है, वहां जाओ, गो देयर, वहां खेलो, प्ले देयर, वहां घूमो, वॉक देयर। दूसरा मैंने देयर का प्रयोग पढ़ा है कि टू इंडिकेट एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को बताने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। और जहां पर सब्जेक्ट कंफर्म ना होता है, जहां पर सब्जेक्ट का कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि सब्जेक्ट क्या है, वहां पर भी हम देयर का प्रयोग करते हैं, वहां पर भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। और देखिए देयर का प्रयोग कहां पर करते हैं। जहां एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो, जहां एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो, वहां पर भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। गिलास में पानी है, कप में चाय है, जंगल में शेर है, तो यहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर होती है, वहां पर भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? टू इंडिकेट एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए। और जहां सब्जेक्ट कंफर्म नहीं होता है, वहां पर भी देयर का प्रयोग करते हैं। जहां एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर होती है, वहां पर भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास में मैं देयर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करने वाला हूं। आज की क्लास में मैं देयर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करने वाला हूं। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद साफ करके दोबारा से देयर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में पढ़ने वाला हूं। तो चलो साफ करते हैं, आगे बात करते हैं। तो मैं देयर की बात कर रहा था कि देयर के यूज क्या होते हैं। मैंने देयर का पहला यूज बताया, टू इंडिकेट एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए। दोबारा से लिख दूं एक बार, टू इंडिकेट एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। दूसरा पहचान मैंने बताया था, जहां सब्जेक्ट कंफर्म ना हो, जहां हमको सब्जेक्ट की कंफर्म नहीं होती है कि सब्जेक्ट क्या है, वहां पर भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। टू इंडिकेट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए। दूसरा, जहां सब्जेक्ट कंफर्म ना हो। तीसरा, तीसरा क्या है? जहां एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो। जहां एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो, वहां पर भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो आज मैं देयर के इस प्रयोग को प्रेजेंट टेंस में करने वाला हूं। तो आज मैं देयर के इस प्रयोग को प्रेजेंट टेंस में करने वाला हूं। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में रूल क्या होता है। सबसे पहले देयर, उसके बाद इज या आर प्लस
ऑब्जेक्ट। तो बनाने का रूल ये होता है कि सबसे पहले देयर, उसके बाद इज ए आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करना हो, जहां पर सब्जेक्ट कंफर्म ना हो, जहां पर एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो, वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। तो रूल लिखा है सबसे पहले देयर, उसके बाद इज या आर, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, गांव में कुछ लोग हैं। गिलास में पानी है। कमरे में सांप है। छत पर बंदर है। छत पर बंदर। तो आइए इन चारों सेंटेंसेस को बना के देखते हैं देयर का प्रयोग कैसे करें। तो जरूर लिखा है सबसे पहले देयर, उसके बाद इज या आर प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हम देयर के प्रयोग के सेंटेंस बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस लिखा है, गांव में कुछ लोग हैं। तो कैसे बनाएंगे, देयर आर सम पीपल इन द विलेज। देयर आर सम पीपल इन द विलेज। दूसरा लिखा है, गिलास में पानी है। देयर इज वाटर इन द ग्लास। देयर इज वाटर इन द ग्लास। आगे, कमरे में सांप है। तो सबसे पहले देयर, उसके बाद सांप अगर एक है तो इज, देयर इज स्नेक इन द रूम। देयर इज स्नेक इन द रूम। छत पर बंदर है। देयर इज ए मंकी ऑन द रूम। तुमने देयर के प्रयोग के चारों सेंटेंसेस को देखा, एक बार दोबारा से बोल रहे हैं। गांव में कुछ लोग हैं। देयर आर सम पीपल इन द विलेज। देयर आर सम पीपल इन द विलेज। गिलास में पानी है तो देयर इज वाटर इन द ग्लास। देयर इज वाटर इन द ग्लास। कमरे में सांप है। देयर इज स्नेक इन द रूम। देयर इज स्नेक इन द रूम। छत पर बंदर है। देयर इज ए मंकी ऑन द रूफ। तो मैंने चार सेंटेंस को देखा, वो आपकी समझ में 100% आ भी गया होगा कि देयर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। देयर का प्रयोग टू इंडिकेट एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, और जहां पर सब्जेक्ट कंफर्म ना हो वहां पर भी, और किसी एक वस्तु कोई दूसरी वस्तु में हो, जहां पर एक वस्तु दूसरी वस्तु में हो वहां पर भी देयर का प्रयोग करते हैं। मैं और सेंटेंसेस की बात करूं तो और सेंटेंसेस की बात आगे करेंगे, प्लीज इतनी बात को नोट करें, तब आगे बात करें। चलो कर ली नोट, अब आगे बात करते हैं। तो अब मैं और कुछ बेहतरीन लेवल के सेंटेंसेस बोर्ड पर नोट करने वाला हूँ देयर के यूज से रिलेटेड। देखिए कौन कौन सेंटेंस है। एक सेंटेंस मैंने लिखा, एक राजा था। एक राजा था। दूसरा, बाग, एक राजा था, सॉरी था नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पर प्रेजेंट के देयर की बात कर रहे हैं, मतलब देयर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं। एक राजा है। दूसरा सेंटेंस, बाग में माली है। बाग में माली है। दोनों सेंटेंस को देखेंगे कि एक राजा है
और बाग में माली है। तो कैसे बनाएंगे, एक राजा है, देयर इज ए किंग, देयर इज एक राजा। दूसरा, बाग में माली है, तो कैसे बनाएंगे, देयर इज ए गार्डनर इन द गार्डन। देयर इज ए गार्डनर इन द गार्डन, बाग में माली है। तो जहां पर हमको सब्जेक्ट का कंफर्म न हो, और जहां पर एक ऑब्जेक्ट को इंडिकेट किया जाए, और जहां पर एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो, तो वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ कि देयर के यूज में नेगेटिव सेंटेंस का क्या रोल होता है। नेगेटिव सेंटेंस आ जाए हम तो कैसे बनाते हैं, आपको फुल कंसिस्टेंसी और ध्यान के साथ पढ़ना है, और रिवीजन करते हुए चलना है, और अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने डेली कन्वर्सेशन में स्मॉल सेंटेंसेस को लाऊं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग, you have to use small sentences in day to day life, you have to use small sentences in daily conversation। आपको अपने रोजाना की वो बोलचाल में, आपको अपने रोजाना की बातचीत में छोटे छोटे सेंटेंसेस को लाना है। अगर आप ऐसा कर सकते हो, योर इंग्लिश विल बी बेटर प्रॉपरली, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। इट इज माई प्रॉमिस, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ और बेसिक सेंटेंसों के साथ बोलचाल करना है, सामने वाले से बात करना है, बेसिक सेंटेंसेस से लेकर के बात करनी है। तो मैं बात करूंगा देयर के प्रयोग में नेगेटिव सेंटेंस से बताने का। चलो सर नोट करो इतनी बात को, तब साफ करते हैं। चलो नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज या आर प्लस, ध्यान रखना है देयर के प्रयोग में नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट नहीं आता है। क्या लगाते हैं बेटा, नो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नो लगाते हैं। तो देयर इज या आर प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट स्टॉप। तो आइए सेंटेंस नेगेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज या आर प्लस नो, नॉट नहीं लगाते हैं, नॉट नहीं लगाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो देखिए सेंटेंस क्या है, पहला, खाने में नमक नहीं है। तालाब में मगरमच्छ नहीं है। और ये देखते हैं कैसे बना रहे हैं पहले सेंटेंसेस को। तो सब्जेक्ट है वो, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर देयर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, देयर लिखा जाएगा, देयर। क्योंकि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, देयर लिखा है। गलती हो गई, कोई बात नहीं, सॉरी, ओके, क्योंकि टू एरर इज ह्यूमन, गलती इंसान से होती है। सबसे पहले देयर, उसके बाद इज या आर, उसके बाद में नो, उसके बाद में। तो पहला सेंटेंस, खाने में नमक नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, देयर इज नो साल्ट इन द फूड।
देयर इज नो साल्ट इन द फूड। आगे मटके में पानी नहीं है। देयर इज नो वाटर। मटके की स्पेलिंग क्या होती है? पिक्चर, PITCHER। देयर इज नो वाटर इन द पिक्चर। मटके में पानी नहीं है। तालाब में मगरमच्छ नहीं है। देयर इज नो क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। तो मैंने नेगेटिव का रूल बताया कि सबसे पहले देयर, उसके बाद एजे आर। एजे देयर के प्रयोग में नॉट नहीं यूज होता है। नॉट ना यूज करके हम वहां पर नो का यूज कर देते हैं ना। खाने में नमक नहीं है। देयर इज नो साल्ट इन द फूड। मटके में पानी नहीं है। देयर इज नो वाटर इन द पिक्चर। तालाब में मगरमच्छ नहीं है। देयर इज नो क्रोकोडाइल इन द। यहाँ तक किस किस की बात समझ में आ गई है? मुझे आशा है सबकी समझ में आ गया हो। अब मैं आगे बात करने वाला हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। पहले इतनी बात को नोट कर। चलो मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करता हूँ। मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर बात करने वाला हूँ। रूल लिख रहा हूँ। सबसे पहले इज या आर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल लिखा। सबसे पहले इज या आर, उसके बाद देयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन। आइए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके से साझा करता हूँ। क्या कमरे में पंखा है? क्या गांव में चोर हैं? मैंने आज की क्लास में देयर के प्रयोग को प्रेजेंट टेंस में पढ़ा कि देयर के प्रयोग को प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहले इज या आर, उसके बाद देयर प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो आइए पहले वाले सेंटेंस क्या लिखा है? क्या कमरे में पंखा है। किस तरीके से बनाते हैं पहले वाले सेंटेंसेस को? तो पहले वाले सेंटेंसेस को बनाएंगे। सबसे पहले इज देयर अ फैन इन द रूम। इज देयर अ फैन इन द रूम प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। नीचे वाला क्या गांव में चोर है? आर देयर थीप इन द विलेज। आर देयर थीप इन द विलेज। अब बताओ किस किस को समझ में नहीं है? सबकी समझ में लगभग आ गए होंगे। 101% आ गए होंगे। मैंने आज देयर के प्रयोग को प्रेजेंट टेंस में पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल पढ़ा। आज की क्लास यहीं पर खत्म होगी। आज की क्लास यहीं पर खत्म होगी, लेकिन मेरी बात को ध्यान करते हुए सुनना है कि आपको डेली कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है। और जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, सारे पॉइंट्स को याद करते हुए चलना है। वो 5 टिप्स बताई थी मैंने अच्छी एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए, वो भी याद रखनी है।
जो 5 टिप्स मैंने बताई थी वो भी याद रखनी है। और डेली बेसिक सेंटेंसेस को लर्न करना है, बेसिक सेंटेंसेस को बोलना है, स्मॉल सेंटेंसेस को बोलना है, अपने डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में स्मॉल सेंटेंसेस का यूज करना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको अपनी पूरी लगन और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ इस क्लासेस को अटेंड करना है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पीछे की क्लास को नहीं देखा है तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके इन क्लासों को देख सकते हैं। और आप अगर ऐसे ही 45 डेज तक 45 दिनों तक मेरी इस क्लास को देखते रहेंगे, आई प्रॉमिस यू योर इंग्लिश विल बी बेटर। आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी। ओके गाइस, चलो मिलते हैं तो कल की क्लास में। ओके बाय।